भीड़ भाड़ वाला मेट्रो स्टेशन जहां लोग जल्दी जल्दी मेट्रो पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। भाभी और ननद भीड़ में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए मेट्रो का इंतजार कर रही हैं। भाभी ने खूबसूरत लाल रंग का लहंगा पहना है और ननद, जो उम्र में थोड़ी छोटी है, हंसी मजाक के मूड में है। मेट्रो आते ही भीड़ बढ़ जाती है। भाभी और ननद जल्दी जल्दी मेट्रो में चढ़ने की कोशिश करती हैं। भाभी का लहंगा उनके पैरों में थोड़ा उलझता है, लेकिन वह किसी तरह संभल कर मेट्रो में चढ़ जाती हैं। ननद इसे देखकर हंसने लगती है और उनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। मेट्रो के अंदर भीड़ है, लेकिन भाभी और ननद को खड़े रहने की जगह मिल जाती है। ननद अचानक भाभी का लहंगा हल्के से खींचने लगती है, जैसे मजाक कर रही हो। भाभी पहले तो हंसती हैं, लेकिन जब ननद दोबारा खींचती है तो भाभी थोड़ा असहज हो जाती हैं। आसपास के लोग भी मुड़कर उन्हें देखने लगते हैं। ननद की शरारतें बढ़ने लगती हैं। वह बार बार भाभी का लहंगा खींचती है, जिससे भाभी थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं और उसे हल्की डांट लगाती हैं। अब बस करो, मेट्रो में सब देख रहे हैं, भाभी कहती हैं, लेकिन ननद शरारती मुस्कान के साथ जवाब देती है, अरे भाभी, थोड़ी मस्ती तो बनती है। मेट्रो के अगले स्टेशन पर रुकने से ठीक पहले ननद एक बार फिर अचानक भाभी का लहंगा खींचती है, जिससे भाभी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह लगभग गिरने वाली होती है। आसपास के लोग, जो पहले सिर्फ देख रहे थे, अब ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। भाभी खुद को संभालते हुए ननद को आंखें तरेरती हैं, लेकिन आखिरकार वह भी हंसने लगती हैं। पूरा माहौल हंसी मजाक से भर जाता है। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद भाभी और ननद मेट्रो से उतरती हैं। भाभी अब ननद से नाराज नहीं हैं और दोनों हंसते हंसते स्टेशन से बाहर निकलती हैं। ननद कहती है, भाभी, आपकी लहंगे वाली कहानी तो अब घर में सबको सुनानी पड़ेगी। भाभी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तू रुक, घर पहुंच के बताती हूँ। कहानी भाभी और ननद की मस्ती भरी दोस्ती पर खत्म होती है। भले ही ननद शरारत करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ये मेट्रो का मजाकिया किस्सा अब उनकी यादों में हमेशा के लिए शामिल हो गया है। आरव, एक किशोर लड़का, अपने दादा से जादुई जंगल की कहानियां सुनता है। दादा बताते हैं कि जंगल में 4 जादुई बाघ रहते हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। आरव को जंगल के पास से अजीब रोशनी दिखाई देती है। जिज्ञासा से भरा वह जंगल की ओर निकलता है। आरव जंगल में पहुंचता है और उसे एक विशाल झरना दिखाई देता है, जिसके पास 4 बाघ खड़े हैं। ये बाघ बोल सकते हैं और आरव से कहते हैं कि वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चारों बाघ आरव को अपने बारे में बताते हैं। वे जादुई प्राणी हैं, जो जंगल को बुरी ताकतों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। गांव में एक दुष्ट राक्षस के प्रकट होने की खबर जंगल तक पहुंचती है। बाघ आरव को बताते हैं कि केवल वही इस राक्षस को रोकने में उनकी मदद कर सकता है। आरव बाघों के साथ राक्षस का सामना करने की योजना बनाता है। बाघ उसे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करना सिखाते हैं। राक्षस के साथ अंतिम लड़ाई। आरव और बाघ मिलकर राक्षस को हराते हैं, लेकिन बाघों को अपनी अधिकांश जादुई शक्तियां त्यागनी पड़ती हैं। गांव में शांति लौट आती है। बाघ आरव को जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं और गायब हो जाते हैं। आरव जंगल का संरक्षक बन जाता है और अपनी जिम्मेदारी को समझता है। बहुत समय पहले धूसरपुर, एक ऐसा गांव जहां समय थम गया है। यहाँ मिट्टी की कच्ची सड़कें, पुरानी झोपड़ियां और हर तरफ हरियाली है। गांव का मुख्य आकर्षण है एक बड़ी लोहे की पाइप, जो जमीन के ऊपर से गुजरती है। ये पाइप गांव को शहर से जोड़ती है और इसी में चलती है एक रहस्यमयी ट्रेन। हर शाम 6 बजे पाइप ट्रेन आती है। यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों से अलग है। कोई इंजन नहीं, कोई शोर नहीं। ये बस पाइप के भीतर सरसराती हुई आती है और गांव वालों के लिए सामान और संदेश लाती है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह ट्रेन चलती कैसे है और इसे कौन चलाता है। एक दिन गांव के सरपंच को ट्रेन से एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है, पाइप ट्रेन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक मार्ग है, भविष्य और अतीत का। इसे समझने की कोशिश करो। यह पत्र पूरे गांव में सनसनी फैला देता है। गांव के 4 युवक, अंश, रीना, अर्जुन और कविता, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वे ट्रेन के साथ सफर करने का निश्चय करते हैं। जब वे ट्रेन में चढ़ते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि यह ट्रेन समय और स्थान के नियमों से बंधी नहीं है। ट्रेन उन्हें धूसरपुर के 200 साल पुराने अतीत में ले जाती है। वहां वे देखते हैं कि गांव कितना समृद्ध और खुशहाल था। उन्हें पता चलता है कि एक प्राचीन अभिशाप के कारण गांव पिछड़ा हुआ रह गया। ट्रेन अब उन्हें भविष्य में ले जाती है। वहां
वे देखते हैं कि धूसरपुर एक तकनीकी चमत्कार बन चुका है, लेकिन गांव के लोग भावनाओं और परंपराओं से दूर हो चुके हैं। यह दृश्य उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। युवकों को पता चलता है कि पाइप ट्रेन का असली उद्देश्य गांव को उसका संतुलन वापस दिलाना है। उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे गांव वालों को अतीत की सादगी और भविष्य की प्रगति का संतुलन सिखाएं। अंश, रीना, अर्जुन और कविता ट्रेन से वापस लौटते हैं और गांव वालों को सिखाते हैं कि कैसे अतीत और भविष्य के गुणों को अपनाकर वर्तमान को बेहतर बनाया जा सकता है। धूसरपुर एक नई शुरुआत करता है। यह कहानी शुरू होती है जब रमेश एक छोटे से गांव में चाय का ठेला लगाता है। वह अपने चाय के स्वाद और ग्राहकों की सेवा से काफी मशहूर है, लेकिन उसके मन में पैसे कमाने की असीम भूख है। वह हर समय सोचता रहता है कि कैसे ज्यादा पैसे कमाए जाएं। रमेश अपने ठेले पर चाय बेचते हुए चीनी और दूध में मिलावट करना शुरू कर देता है। ग्राहकों को इसका पता नहीं चलता और रमेश की कमाई बढ़ने लगती है। वह सोचता है कि इसी तरह आगे भी पैसे बचा सकता है। गांव का एक व्यापारी पवन रमेश को बड़े पैमाने पर चाय बेचने का प्रस्ताव देता है। रमेश लालच में आकर उसकी बात मान लेता है। अब रमेश की चाय की सप्लाई आसपास के गांवों में भी होने लगती है, लेकिन इस सफलता से वह और लालची हो जाता है। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग रमेश की चाय पीने के बाद बीमार हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि चाय में कुछ हानिकारक पदार्थ मिले थे। गांव के लोग रमेश से सवाल पूछने आते हैं, लेकिन वह माफी मांगकर बच निकलता है। रमेश अब एक चाय का कारखाना खोलने की सोचता है। वह पवन के साथ मिलकर बैंक से कर्ज लेता है और अपनी चाय को जादुई चाय बताकर महंगे दामों पर बेचना शुरू करता है, लेकिन उसकी चाय की क्वालिटी खराब होती है। रमेश की जादुई चाय से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। यह खबर पुलिस तक पहुंचती है। रमेश और पवन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होता है। पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में रमेश को एहसास होता है कि उसकी लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह अपने किए पर पछताता है और भगवान से माफी मांगता है। जेल से बाहर आने के बाद रमेश ने ठेले पर सादगी से चाय बेचनी शुरू की। अब वह ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता है। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली धन है। लालच से इंसान अपनी खुशियां और दूसरों का विश्वास खो देता है।